मेरी शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे। एतवार के रोज मेरा शौहर दोपहर को कहीं चला गया। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज शाम को तैयार हो जाती। आज भी मैंने खूबसूरत सा जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा शौहर फवाद शाम को घर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने वो बैग मुझे हाथ में थमाया, बोला इसे पहन कर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से फवाद की तरफ देखा। मैंने कहा मैं पहले से ही तैयार हूँ। कहने लगा ये जो जोड़ा मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वो जोड़ा देखा तो देखकर मेरी आंखें दंग रह गई। वो तो बहुत ही ज्यादा फैंसी कीमती किस्म की मैक्सी थी। मैंने कहा फवाद ये तो बहुत ज्यादा फैंसी है। कहने लगा मेरे दोस्त के घर पर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और फैंसी मैक्सी लाने की फवाद को क्या जरूरत थी। मेरी शादी पर फवाद ने बरी में एक जोड़ा भी नहीं दिया था। कहता था मेरी गुंजाइश नहीं थी। और अब बहरहाल मैंने वो मैक्सी पहन ली। वैसे भी मैं खूबसूरत किस्म की लड़की थी। ग्रे सलवार मैक्सी ने तो मेरे हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप का टच देने के बाद अपने बालों को जड़ना बनाना शुरू कर दिया। फवाद मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, होशरुबा लगोगी। उनकी तारीफ पर मैं जम सी गई थी, बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर ब्रश किया, अलमारी में बड़ी सी चादर निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर फवाद ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगी ये क्या कर रही हो, कीमती मैक्सी का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा फवाद मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखें ये मैक्सी काफी तंग है और चुस्त भी है। उसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। फवाद कहने लगा मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। कुछ ही देर में फवाद के नंबर पर किसी की कॉल आई। वो कहने लगा हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा चलो ड्राइवर आ गया है। फवाद एक मुतवस्सित घराने से तल्लक रखता था। मेरा तल्लक भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। फवाद के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया था तो उसकी तनख्वाह बस इतनी है कि महीने बाद में खत्म हो जाए, और तनख्वाह पहले मैंने भी कोई इतराज नहीं किया। शादी उनके 8 दिनों में ही फवाद से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वो अकेले रहते थे, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। फवाद मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने बड़ी के जोड़े नहीं दिए। चंद माह यूं ही गुजरने पर इसी पर मुझे हैरत हुई। जब फवाद की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती मैक्सी लाने की क्या जरूरत थी, वो भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे जहेज काफी फैंसी सूटों से बिल्कुल नए मौजूद थे। मैं उनमें से कुछ पहन लेती। वो एक कीमती मैक्सी मेरे लिए लाए थे। कम अज कम उसकी कीमत 40 से 50 हजार थी। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की। बहरहाल फवाद के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई। हॉर्न देखते ही फौरन उसे चौकीदार ने दरवाजा खोला। पार्किंग एरिया में उस वक्त 3 गाड़ियां पहले से मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बगीचा भी था। वहां पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। फवाद मेरे हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन्च में ले गया। मेरी मैक्सी काफी चुस्त किस्म की थी और उस पर सितम ये कि दुपट्टा भी नेट का था। मैं जैसे ही अंदर गई, अंदर मुझे सवाए मर्दों के कोई भी नजर नहीं आया। वहाँ कोई भी खतून मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मेरी बुरी तरह से नर्वस हुई। एक ऐसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही थे, खवातीन नहीं। और अगर ये सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर फवाद मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। इन हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर मैं बिल्कुल फवाद के साथ लग गई। मैंने कहा फवाद यहाँ तो कोई भी खतून नहीं है। वो कहने लगे ये सब गैर शादीशुदा हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनकी बीवियां कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लगाए वो अपने दोस्तों के पास ले गया। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब फवाद ने मेरा तारफ अपने दोस्तों से करवाया और वो मुफाला रादे से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। ये देखकर पीछे को हटती थी। ये कौन सा तरीका था। फिर मुझे फवाद के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब तेजी से नजरें थी और इन सब से मुझे सर से पैर तक दे रहे थे। इनकी आंखों में ऐसी बेबाकी थी कि मुझे अपने वजूद पर चूंटियां रेंगती महसूस होने लगी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा।
मुझे इस कदर बेचैनी लाहक होने लगी कि फौरन उस घर से बाहर निकल जाऊं। वहां उस वक्त 5 मर्द थे और पांचों के हाथों में कांच के गिलासों में ब्राउन रंग का मशरूब था। सबकी आंखें ना जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बेतहाशा घबराई हुई थी, इसलिए फवाद के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, फवाद मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आई। कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया? क्या लड़कियां लड़कों की महफिलों में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे बातमान लड़कियां पसंद है जो हर महफिल में जा सके और एंजॉय कर सके। इसलिए ये डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया। मैं तो फवाद का ये रवैया देखकर ही तजब्बुब का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। इससे पहले कि मैं रो देती, फवाद का एक दोस्त मेरी जानब बढ़ा। कहने लगा, भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई है और बाकी सब कंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाएं, इन सब की भी शादियां हो जाएंगी तो सबकी बीवी आ जाएगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं है तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छे खाने का एहतमाम किया है। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वो फवाद से कहने लगा, आओ फवाद, ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं फवाद का हाथ जोर से पकड़े ड्राइंग रूम के टेबल तक पहुंची, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लवाजमत भरे पड़े थे। मैं फवाद के साथ टेबल पर बैठ गई। फवाद का जो दोस्त मेजबान था वो मेरी प्लेट में मुख्तलिफ किस्म की डिशें डाल रहा था। कह रहा था, भाभी ये खाकर देखें, वो भी खाकर देखें, खाना वाकई बहुत लजीज था और मुझे भूख भी लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी, लेकिन मैं अपना हाथ भी नहीं रोक पा रही थी। खाने की लज्जत ही कुछ ऐसी थी। खाना खाते खाते मुझे लगा मैं यहीं सो जाऊंगी। मैंने खुमार वाला नजरों से फवाद की तरफ देखा। इस वक्त मुझे एक की बजाय 4 नजर आ रहा था। मैंने कहा, फवाद इधर ले चलो, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, हाँ चलो। ये कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए मैं फवाद की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश से गाफिल होते हुए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर पूरी तरह से चकरा रहा था। वह मुश्किल ही में अपने खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी अभी इसी मैक्सी में मलबूस थी जो अब मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की कि मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे पूरे वजूद में दर्द की चीसें थी और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दहते वजूद को संभाला था और बैठने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां मैंने चूड़ियां पहनी थी वहां पर क्रोचों और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से होशो हवास में नहीं आई थी कि जब फवाद ट्रे में बेतकल्लफ नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं फवाद, मेरे जिस्म में बेतहाशा दर्द है। मेरी बात पर वो फिक्रमंद होने की बजाय मुस्कुराने लगा। कहने लगा, रात तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई, इसलिए घर आते मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। फवाद काफी शौक मिजाजी में था। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ। फिर ये दर्द भी आधे घंटों में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इन 8 दिनों में तो फवाद ने कभी मुझसे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज तक मैं काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला चल निकलेगा। अगले तारीख को फिर मुझे फवाद ने एक नई मैक्सी ला कर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत पर जाना है। और फिर उसी दोस्त के बंगले पर मुझे ले गया। इस बार को उसके दोस्त मुझसे पहले से ज्यादा बेतकल्लफ होने लगे। कहने लगे, भाभी आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए। फवाद तो बड़ा खुश नसीब है, उसे आप जैसी बीवी मिली। मुझे फवाद के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ बुरी लगी थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वो डीठ बनकर हंसने लगा। मैं सोच चुकी थी
कि घर जाते ही फवाद से कहूंगी कि मैं आइंदा इनके घर नहीं जाऊंगी। मुझे मर्दों की इस किस्म की बेतकल्लफ और मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझ पर वो नूदगी सी तारी हो गई, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले रोज फिर मेरे जिस्म से दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात तो नोट की थी कि फवाद बहुत खुश था। घर पे फल भी लाने लगा, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था, हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर ये रोज रोज की अय्याशियां कैसे हो रही थी। घर आते हुए वो रोजाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते कोई जरूरत नहीं तुम्हें किचन में अपना पाने की, तुम्हारा खूबसूरत हो सम्मान पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे फवाद की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं। कहने लगे नहीं नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, दिखाया करो कि तुम नहीं जानती तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मेरा हाथ थामे वो मुझसे बड़ी ही मोहब्बत भरी बातें करते थे। कहते थे जानती हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते वाली ने करवाया था, तो सच से हुआ था। मैंने पहले कभी फवाद को नहीं देखा था। मैंने कहा क्या मतलब। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे, कहने लगे मैंने तुम्हें एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते देखा था, तुम्हें देखकर ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया, तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन जानो ये सुनकर मुझे बहुत डर लगा था, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगा एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा, फिर मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वो मेरी बात मान गई, यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो फवाद की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा शौहर मुझसे पहले से ही मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए उससे इतना सब कुछ किया था। मेरे दिल में फवाद की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच क्या और कुछ है। उस इतवार को जब मुझे फवाद ने फिर से कीमती जोड़ा ला कर दिया, तो मैंने कहा नहीं फवाद, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के तासुरात एकदम बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे पर सख्ती आ गई। कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा, वो लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने कैसा खाना मुझे खिलाते हैं, खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। दो दो दिन तक तो मैं चलने फिरने से कासर हो जाती हूँ, और फिर वहाँ सिर्फ मर्द होते हैं। मेरी वहाँ क्या काम। आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है तो आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। फवाद बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे अभी तक तो तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर है मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। समिया, अगर तुम मेरी किसी बात से भी इख्तलाफ किया तो तुम नहीं जानती मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो मैंने उसे कही थी, लेकिन फवाद का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई मुझे जान से मार दे। अपनी सुरख आंखें वो मेरी आंखों में गाड़े बड़े गजबनाक लहजे से कह रहे थे। मेरा दिल तो अपने शौहर का ये रूप देखकर कांप सा गया था। मैं फिर कोई इख्तलाफ नहीं किया और वहाँ चली गई, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मजे के खाने आज बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे खुश हवा से गाफिल कर देते थे। मैंने बहुत कम खाना अपनी प्लेट में डाला और लगा लगा कर नान खा रही थी, लेकिन जैसे ही फवाद के दोस्त की नजर मुझ पर पड़ी, कहने लगा भाभी ये क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही। मैंने कहा मुझे भूख नहीं। मेरा ये कहना था। उसने एक अजीब तरह का इशारा फवाद को किया। ये देखकर मेरे हवास गुम हो गए थे। फवाद ने सामने पड़ी बिरयानी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगा पूरी खत्म करो। वो घूरती हुई नजरों से मुझे कह रहे थे। मैंने बामुश्किल वो चावल खत्म किए और खाते ही मेरी वही हालत हो गई। अब तो मुझे फवाद पर भी शक होने लगा था। अगले त्योहार आने से पहले मैंने तबीयत खराबी का बहाना किया और मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी।
मेरी बहन शॉपिंग कर गई तो वो मुझे भी साथ ले गई। वहीं पर मेरी मुलाकात फवाद के इन 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वो बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर है तो अपनी बहन को भी जरूर साथ लाइएगा। अब आपकी बड़ी कमाल की चीज है। मुझे इस शख्स की बहुत बात बुरी लगी। मेरी बहन भी इसे गौर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने की? मेरा लहजा बुलंद हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग वहीं खड़े हो गए। ये देखकर उस शख्स को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज का मतलब पता है तुझे, और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा, ज़बान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा, क्यों सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज की बात कर रही हो। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। और उस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहीं खड़े हो गए। कहने लगे, मोहतरमा, अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी साफ कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो आंसू चढ़ा ली। मेरा जी तो चाहा कि कहूँ कि मुंह तोड़ दो इसका, उस शख्स का जिसे औरत से बात करने की तमीज तक नहीं। मैंने सोचा मैं घर जाकर फवाद को इसकी हरकत का बताऊंगी कि ये लोग कितने बदतमीज हैं और वो हर एतवार को मुझे जबरदस्ती इनके घर ले जाता है। इनकी नजर में किसी बहन की बेटी की इज्जत ही नहीं। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान इस शख्स की अच्छी खातिर करते, वो कहने लगा, ये बाजारी औरत है जिसम फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ये बकवास कर रहा है। वो ये सुनकर कहने लगा, तुम इतवार को क्या करने आती हो हमारे बंगले पर? वो भी जब तुम के जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। इसके बाद जो बात उस शख्स ने मुझसे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना इतवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम्हें मैं तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा। तुम क्या हो? मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं यूं थी जैसे पत्थर का मुजस्समा, जैसे मैं बुत बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए वहां से चले गए। वो शख्स गुस्से से फट पड़ा, मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घसीटते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी, आपकी ये सब क्या था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा था। मेरा जी इतना घबरा रहा था जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वो फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बदहवासी तारी होने लगी। मेरी बहन यह हालत देखकर मुझे मायके ले गई, लेकिन मुझे वहां भी चैन नहीं आ रहा था। मैं फौरन से अपने घर चली गई तो फवाद का मूड बहुत खराब था। कहने लगा, अपनी माँ के घर रह लेना था। अगर तुमने मायके रहना हो तो तुम वर्किंग डे में जाकर रहना। एक इतवार की तो छुट्टी होती है। मेरी वो भी तुम बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो वो गुस्से में और भड़कता। इस बार जब वो मुझे अपने दोस्तों के घर लेकर आया तो उस वक्त उसका वो दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे ही मैंने आधा खाना खाया, मैं फौरन से खांसने लगी और वॉशरूम में चली गई। मुझे वो खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हलक में उंगली मारकर उल्टी की। जो कुछ मैंने खाया था वो सब बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का कोई असर नहीं हुआ। मैं बाहर आई, बेहोश होने का नाटक करने लगी। फवाद ने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लटा दिया। वो अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। फवाद कहने लगा, इस बार मैं डबल कीमत लूंगा। जो तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो वो बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए आधे पैसे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे पर चले जाते हैं। मुझे क्या फायदा हुआ? इसके दोस्त कहने लगे, हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी कीमत चाहो ले लो। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा शोहर ही मेरी इज्जत का सौदागर था। शोहर तो बीवी का महाफिज होता है, इसे गंदी नजरों से बचाने के लिए वो दोस्तों गिरबान होने से भी गुरेज नहीं करता। ये कैसे हो सकता था जो मेरा ही सौदागर है? इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस मोबाइल का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। ये सुनकर वो सब घबरा गए। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई
मैं उठकर बैठ गई थी। मुझे यूं बैठता देखकर फवाद और बाकी मर्दों की भी रंगत उड़ गई। मैंने अपने शौहर को गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए इसलिए थी कि जिससे वो कैश कर पैसे कमा सके। फवाद जेल में बंद था। मैंने खुला का मुकदमा दायर कर दिया था। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने ये तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारी नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वो क्या करता है। खुदारा अपनी बेटियों को ब्याहने से पहले अच्छी तरह तफ्तीश कर लिया करे कि कहीं कोई फवाद जैसा शख्स उनकी जिंदगी में तो शामिल नहीं हो